हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज, ठीक है। और ये विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज नंबर 2997, यानी नंबर के वाइज देखें तो ये 35 नंबर का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। और इसका सेकेंड पार्ट आपको कल मिल जाएगा। और इससे पहले हम लोगों ने क्या किया, 24 से जो विजन के फुल टेस्ट हैं 34 तक सारे सॉल्व कर लिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके प्लेलिस्ट में जाएं, ठीक है। वहाँ आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो आप इजीली उनको प्राप्त कर सकेंगे और उन्हें सुन सकेंगे, ठीक है। और अगर इनकी पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप लोग ऐसा कीजिए, मैंने उसका टेलीग्राम का लिंक नीचे दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको इसकी सारी पीडीएफ इजीली मिल जाएंगी, ठीक है। वहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और ये बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज होती है विजन की, और ये हिंदी में पूरा डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो हाँ, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है कि प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। सेकंड है प्रस्तावना द्वारा निर्धारित उद्देश्य भारतीय संविधान की मूल संरचना का भाग है, ठीक है। और थर्ड है कि केवल प्रस्तावना का उल्लंघन करने वाला होने के नाते किसी कानून को निरस्त नहीं किया जा सकता। तो जो इसमें देखो बताया गया है, तो ये अगर केवल संविधान का में अगर जो प्रस्तावना दिया है, इसका अगर कोई कानून उल्लंघन करता है तो उसे निरस्त नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल हमारा सही स्टेटमेंट है। और सेकंड भी सही है, क्योंकि निर्धारित उद्देश्य भारतीय संविधान की मूल संरचना का भाग भी है, क्योंकि ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को इसे संविधान के लिए प्रस्तावना पर प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। और ये देखो, ये जो प्रस्तावना अभिनंग है, जो हमारा केशवानंद भारती वाद हुआ था 1973, उसी के बाद इसे जो संविधान का अभिन्न अंग बना दिया गया था। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट है सही है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाते हैं। तो हमारा इसका डी ऑप्शन सही है, ठीक है। तीनों सही हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे संसदीय समितियों का सदस्य बनाया जा सकता है। तो इसमें संसदीय समितियों को किसको सदस्य बनाया जा सकता है उसके बारे में है। तो फर्स्ट है कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, सेकंड है संघीय मंत्री को, और थर्ड है कि भारत का महान्यायवादी, और फोर्थ है उपराष्ट्रपति। तो देखो इसमें जो आपको देखने को मिलेगा, तो देखो उपराष्ट्रपति को भी बनाया जा सकता है, और भारत का महान्यायवादी, इसे भी संसदीय समितियों का सदस्य बनाया जा सकता है, और संघीय मंत्री को भी, ठीक है। लेकिन जो ये नियंत्रक लेखा परीक्षक है, इसे किसी भी समिति का सदस्य नहीं बनाया जाता है। तो इसका देखो ऑप्शन हमारा सही हो जाता है 2, 3, 4 सी ऑप्शन, ठीक है। और इसमें जो बात किया गया, तो संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं एडहॉक यानी अस्थायी, और एक होती हैं स्थायी समितियां, ठीक है, परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी। तो ये इसमें जो होती हैं, जो अस्थायी समितियां होती हैं, उसी में जो है उपराष्ट्रपति को सदस्य बनाया जाता है, और ये जो संघीय मंत्री को, इसको भी एडहॉक कमेटी के अंतर्गत बनाया जाता है। लेकिन स्थायी समितियां जो होती हैं, जो प्रतिवर्ष जो इनका सिलेक्शन किया जाता है, इसमें इनको संघीय मंत्री या उपराष्ट्रपति को इसका सदस्य नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन महान्यायवादी को दोनों समितियों का सदस्य बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाता है 2, 3 और 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया है कि ग्लोबल अलायंस फॉर इन इंसीनरेटर अल्टो अल्टरनेटिव के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार करना है कि कौन सा सही है, यानी GAIA के बारे में। तो यह अधिकांश वैश्विक अपशिष्ट उत्पादन के लिए उत्तरदायी विकासशील देशों का अंतर सरकारी गठबंधन है। सेकेंड है, यह कूड़ा बनाने वाले के लिए उचित मजदूरी और कामकाज को सुरक्षित स्थितियों का समर्थन और पैरवी करता है। मतलब उनके बारे में बात करता है कि जो ये कूड़ा जो बनाने वाले, जो कूड़ा बीनने वाले होते हैं, ठीक है, इन्हीं के बारे में बात करता है। तो ये देखो, ये सेकंड स्टेटमेंट तो इसका सही है, क्योंकि जो ये कूड़ा बीनने वाले यानी रेंग पिकर्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में उचित मजदूरी, कामकाज को की सुरक्षित स्थितियों का समर्थन और पैरवी करता है, ताकि जो है समाज में जो हमारा अपशिष्ट होता है, इधर उधर फेंका जाता है, इसी को ये कूड़ा बीनने वाले बीनते हैं। तो एक मतलब अच्छा सामाजिक कार्य करते हैं, ठीक है। और ये 800 जमीनी स्तर के समूहों का और प्लस इसमें क्या होते हैं, एनजीओ शामिल होते हैं। एनजीओ के साथ साथ 90 देश जो शामिल हैं। तो ये इन 90 देशों और एनजीओ और 800 जमीनी स्तर के समूहों का एक सामाजिक गठबंधन है, ठीक है। ना कि जो इसके बारे में कहा गया है कि विकासशील और अंतर सरकारी संगठनों का। तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया हमारा। तो सेकंड सही हो जाता है, बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि न्यूट्रिनो अदृश्य और लगभग द्रव्यमान रहित कण हैं, जो कुछ नई अतुलनीय प्रौद्योगिकियों की आधारभूत संरचनात्मक इकाई बन सकते हैं। इन संदर्भ में न्यूट्रिनो के संभावित अनुप्रयोग में निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो ये जो न्यूट्रिनो जो कण होते हैं, इनके बारे में बात करना कि किसमें प्रयोग होते हैं। तो फर्स्ट है कि खनिज अन्वेषण में, सेकंड है तीव्रतर वैश्विक संचार में, फोर्थ है कि परमाणु हथियारों का अप्रसार, और फोर्थ है कि सूर्य के
आंतरिक भाग का अध्ययन, आंतरिक भाग का जो सूर्य का अध्ययन है उसके बारे में, ठीक है। तो देखो इसमें जो ये सारे स्टेटमेंट दिए गए सारे सही हैं, क्योंकि जो ये न्यूट्रॉनो होते हैं ये आपको देखने को मिलेगा जो बहुत ही मतलब न्यून कण होते हैं, अदृश्य, इनका बहुत ही कम द्रव्यमान होता है, ठीक है, उन्हीं के बारे में बात करता है। और ये जो सूर्य के जो आंतरिक भाग होते हैं उन्हीं से उत्सर्जित होते हैं, और सूर्य का जो बाहरी पार्ट होता है उससे जो है ये जो हमारा दृश्य प्रकाश होता है ये आपको दिखाई देने वाला प्रकाश उत्सर्जित होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा सही है। परमाणु हथौड़ों के अप्रसार में भी ये मतलब सहायता करते हैं, और तीव्रता वैश्विक संचार जो होता है वो भी उसमें भी प्रयोग किया जाता है, और खनिज अन्वेषण में भी इनका जो है धड़ल्ले से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, सारे स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन नीलगिरी जैव निश्चय है, तो उसके बारे में मतलब नीलगिरी बायो रिजर्व के बारे में बात करता है, जीवमंडल आरक्षित रिजर्व के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट है कि नैयार पोम्पारा और सेंदुरनी वन्यजीव अभ्यारण्य, और नागरहोल और साइलेंट वैली राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ठीक है। सेकेंड में कहा गया बी ऑप्शन की मधुमलाई वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य और बांदीपुर और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। सी ऑप्शन है कि हमारा कोंडीय और गुंडला ब्रह्मोश्वरम वन्यजीव अभ्यारण्य, नागरहोल मुकुथी राष्ट्रीय उद्यान, और डी ऑप्शन है कि किन्नर सानी वन्यजीव अभ्यारण्य और मृग वनी राष्ट्रीय उद्यान। तो देखो इसमें ये आपको जो देखने को मिलेगा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो ये हमारा नीलगिरी बायो रिजर्व है उसके बारे में जो बात करता है, इसमें आपको मधुमलाई और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य देखने को मिलेगा, बांदीपुर और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। और ये जो हमारा बनाया गया था नीलगिरी जैवमंडल रिजर्व, ठीक है, आरक्षित रिजर्व, तो ये 1986 में बनाया गया था, और ये भारत का पहला है, ठीक है, पहला है जो वन्यजीव मतलब बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया था। तो ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि समुद्र पारी प्रत्यक्ष निवेश यानी ओडीआई के संबंध में निम्नलिखितों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह भारत से बाहर किसी विदेशी इकाई में किसी भारतीय इकाई या व्यक्ति द्वारा किए गए निवेश को संदर्भित करता है। सेकंड है इस प्रकार के किसी भी निवेश के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होती है। तो ये गलत है, इसके लिए जो है कोई पूर्वानुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है भारतीय रिजर्व की, क्योंकि ये जो होता है आपको देखने को मिलेगा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये स्वचालित मार्ग से होता है, तो इसमें भारतीय रिजर्व की जरूरत आवश्यकता नहीं होती है। ये जो इसमें जो कि दो प्रकार का होता है, देखो एफडीआई जो इन्वेस्टमेंट होता है, इसी में जो आपको अचल इसमें जो जिसमें पूर्व जो प्रतिबंधन की बात करें, जो एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसको प्रतिबंधित किया गया है, उसके दो आधार हैं, एक तो अचल संपत्ति यानी और बैंकिंग जो कारोबार है उस पर अगर आपको निवेश करना है तो इसका प्रतिबंधन किया जाता है, इस पर आप नहीं कर सकते, इसके बारे में रिजर्व बैंक की अनुमति की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाता है और ये फर्स्ट वाला हमारा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, क्योंकि भारत से बाहर किसी भी विदेशी इकाई में किसी भारतीय इकाई या मतलब व्यक्ति द्वारा निवेश किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, केवल एक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा 7 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि लोंगोविटी यानी लोंगेविटी डिविडेंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो फर्स्ट है कि या आपको देखने को मिलेगा बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण होने वाले आर्थिक लाभों को संदर्भित करता है। सेकंड है कि या 25 वर्ष या अधिक अवधि तक शेयर रखने वाले लोगों को दिया जाने वाला लाभांश है। सी ऑप्शन है कि यह धीमी गति से आयु वृद्धि के परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक लाभ का योग है। और थर्ड है कि यह अनुभव के तो डी ऑप्शन है कि यह अनुभव के आधार पर बुजुर्गों के ज्ञान से प्रबोधभूत होने वाला आर्थिक लाभ है। तो इनके बारे में ये बात करता है। तो देखो ये जो आपको इसमें देखने को मिलेगा लोंगेविटी डिविडेंड के बारे में, तो ये हमारा जो सी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि धीमी गति से आयु वृद्धि के परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य एवं सामाजिक और आर्थिक लाभों का योग है। इसमें क्या कहा गया है कि जो आपको देखने को मिलेगा ये जो लोंगेविटी होता है ये एक लोंगेविटी डिविडेंड इनिशिएटिव कंसोर्टियम के नाम से जाना जाता है। जो ये गैर लाभकारी जो संगठन है उनके वो मिलकर वो गैर जो एनजीओज होते हैं और वैज्ञानिकों का जो कंसोर्टियम होता है वो मिलकर क्या कर रहे हैं कि जो ये वृद्धावस्था की संबंधित जो वृद्धावस्था की लंबित करने हेतु जो ये कि उपचारात्मक विकास को प्रभावित करने वाला एक जो मतलब उनके बारे में बात करता है, ठीक है, कि जो उनकी वृद्धि होती है मतलब वृद्धावस्था में जो लोग बुजुर्ग होते हैं उन्हीं के बारे में बात करता है कि उनकी जो आयु है उन्हीं की वृद्धि हो, मतलब उनकी पहले ही डेथ हो जाती है उनके बारे में, ठीक है, क्योंकि अच्छा सा उसमें उनकी देख रेख करने में जो उनकी जो
आपको देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा उनके लिए कोई अच्छी प्रोविज़न नहीं किया गया है, उन्हीं के बारे में ये बात करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है कि भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन लकी कंसोर्टियम शब्दावली का सही वर्णन करता है। तो ये जो लकी लैटिट्यूड्स जो शब्दावली है इसी के बारे में। तो फर्स्ट है कि यह ऑस्ट्रेलिया में व्यापक पैमाने पर असंदूषित वायुमंडल में इंडोनेशिया से प्रदूषित वायु के बीच स्पष्ट विभाजन चिन्हित करने वाला क्षेत्र है। बी है ये वे क्षेत्र है जहां मानव इतिहास में पहली बार जंगली पौधों और पशुओं को पालतू बनाने का चलन आरंभ हुआ था। सी ऑप्शन है कि पृथ्वी को घेरने वाली एक पेटी है जिसे पूरे विश्व में प्रत्येक अक्षांश पर सर्वाधिक औसत वार्षिक तापमान वाले स्थानों के समुच्चय द्वारा परिभाषित किया जाता है। और डी ऑप्शन है कि प्राकृतिक अपरदन रहित क्षेत्र जिनकी विशेषता अद्वितीय भूवैज्ञानिक और भौगोलिक मापदंड हैं। तो इसमें जो ये बात करता है कि लकी लैटिट्यूड्स के बारे में, तो ये इसके बारे में ये हमारा जो बी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये जो वे क्षेत्र हैं जहां मानव इतिहास में पहली बार जंगली पौधों और पशुओं को पालतू बनाने का चलन प्रारंभ हुआ था। और ये भौगोलिक क्षेत्रों को संदर्भित करता है, क्योंकि ये जो आपको देखने को मिलेगा जो विश्व में ये जो लकी लैटिट्यूड्स की बात करें तो ये 20 डिग्री से आपको 20 डिग्री से 25 डिग्री के बीच का जो उत्तरी अक्षांश है उसके बारे में बात करता है। और 15 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री दक्षिणी से देखने को मिलेगा आपको 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो अमेरिकी मध्य के बारे में बात करता है। जो ये 12 वर्ष पूर्व तापमान में जो मतलब वृद्धि हुई थी और जो ये जो हमारा हिमयुग समाप्त हुआ था उसी के समय की ये बात करता है कि कहाँ मतलब पशुओं को पालतू बनाया गया था। तो उसी के बारे में ये लेटीट्यूड, ये लकी लेटीट्यूड शब्दावली है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे 9 क्वेश्चन नंबर पे। इसमें कहा गया कि कायांतरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि नीस एक कायांत्रिक शैल है जो ग्रेनाइट के तीव्र दबाव और तापमान से गुजरने पर निर्मित होती है। और बी ऑप्शन है कि अवसाद शैल चूना पत्थर संगमरमर बनने के लिए कायांतरण से गुजरता है। थर्ड है कि कायांत्रिक शैलें अवसादी शैलों के लिए स्रोत शैलों के रूप में भी कार्य करती हैं। तो इनके बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है जो कायांतरण के संबंध में बताया गया है। तो देखो इसमें जो आपको देखने को मिलेगा तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे कायांतरण के संबंध में सही है, क्योंकि जो नीच कायांत्रिक है ये ग्रेनाइट के तीव्र दबाव से जो है तापमान से गुजरने पर निर्मित होती है। और ये अवसादी जो शैलें हैं ये चूना पत्थर जो होता है उससे संगमरमर में मतलब बदल जाती हैं। और ये जो अवसादी शैलों के स्रोत जो आपको देखने को मिलेंगे तो ये कार्य करती हैं कायांतरण शैलें जो है अवसादी शैलों के रूप में, क्योंकि जो कायांत्रिक शैलें होती हैं, ठीक है, ये भूगर्भिक उत्थान या ऊपरी शैलों के ऊपरी शैल या फिर आपको देखने को मिलेगा मृदा अपरदन होता है, उसके कारण ये अवसाद के रूप मतलब मृदा बनती हैं। फिर उसके बाद ये अवसाद इनका धीरे धीरे अवसाद जमाव होता है और फिर कायांतरित में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, तो ये मतलब ये देखने को मिलेगा। तो इसमें देखो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ये पूरा चक्र चलता रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है 10 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किसी कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। तो ए ऑप्शन है प्लास्टिड होते हैं, बी है लाइसोसोम है, सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी सेंट्रोसोम। तो देखो ये बी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि जो ये लाइसोसोम आपको देखने को मिलेंगे इसी को आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये क्या करते हैं, जब कोई आपको देखने को मिलेगी जब कोई कोशिका डेड हो जाती है, ठीक है, तो ये क्या करता है उसका जितना मटेरियल बचा होता है उसको जो है समाप्त करता है, उसका पाचन कर देता है, मतलब भक्षण कर लेता है और उस कोशिका को समाप्त कर देता है। ठीक है, ताकि जो उसकी सफाई हो सके, इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और ये कोशिकांग होता है एक मतलब, ठीक है, ये झिल्ली नुमा एक कोशिकांग होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। और सेंट्रोसोम जो होता है ये कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण काम करता है। प्लास्टिड जो होते हैं ये प्लांट में पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के निर्णय के विरुद्ध कांग्रेस को छोड़ दिया था। तो फर्स्ट है कि मोहम्मद अली जिन्ना, सेकंड है एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल थर्ड है और फोर्थ है सुरेंद्र बनर्जी। ठीक है, तो इन चारों नेताओं ने छोड़ दिया था जो ये असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया था। ठीक है, तो इन्होंने कहा था क्योंकि इनका मानना था कि जो ये लोग थे तो ये मतलब ये लोग क्या करते थे संवैधानिक और विधि सम्मत संघर्ष में विश्वास रखते थे, ना कि मतलब कि सरकार का ऐसे विरोध करना, खुला विरोध करना। ठीक है, तो इसीलिए ये लोग इनसे अलग हो गए थे। और इसमें जो सुरेंद्र बनर्जी थे तो इन्होंने अलग होकर 1920 में इंडियन नेशनल लिबरल पार्टी भी बनाई थी। ठीक है, तो ये हमारे सारे स्टेटमेंट इसके बारे में
सही हैं। तो ये आपको देखने को, और ये सब प्रक्रिया आपको जो नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 का, ठीक है, 1920 का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था उसी के अंतर्गत ये देखा गया था, क्योंकि इसी में इसको असहयोग आंदोलन चलाने के लिए इसकी परमिशन दी गई थी, ठीक है। तो इसमें ये हमारे जो सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो इसमें सही हो जाता है 1 2, इसमें सही हो जाता है हमारा डी ऑप्शन, ठीक है, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है सारे के सारे स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट है कि निम्न इस प्रकार की वास्तुकला के मंदिर विशेष प्रकार के पत्थरों, कुछ हरे या काले क्लोरेटिक शिस्ट से निर्मित हैं, जिन्हें सेलखड़ी के नाम से जाना जाता है। शिखर में ताराकार योजना की उपस्थिति इस वास्तुकला की अनूठी विशेषता है। इस प्रकार के मंदिरों में स्तंभों पर शालभंजिका और मध्यनिकाई जैसी स्त्री आकृतियों की उपस्थिति है। तो ये उपर्युक्त जो ये परिच्छेद कहा गया है, किस मंदिर वास्तुकला की चर्चा की गई है इसके बारे में, तो ए ऑप्शन पाल, सेकंड है चालुक्य, और सी है नायक, और होयसल। तो इसका डी ऑप्शन सही है। जो होयसल के मंदिर थे, जिनका जो है विकास जो इस शैली का, इसमें जो है जो ये आपको काले और मतलब हरे पत्थरों के बारे में बात करता है, इसका प्रयोग किया गया था। इसके मंदिरों में स्तंभों पर शालभंजिका और मध्यकिनाई जैसी स्त्रियों की आकृतियों की उपस्थिति है, और ताराकार जो आपको देखने को मिली थी योजनाबद्ध की वास्तुकला की अनूठी विशेषता भी इसमें मिलती है, ठीक है। और ये काले हरे पत्थर जो हैं, इनकी बात करें तो ये खदान के उत्खनन से प्राप्त होते थे, एक कोमल प्रकार के पत्थर होते थे, और ये सूर्य की जो किरणों के मतलब संपर्क में आते थे तो कठोर हो जाते थे, तो इनकी ये एक और विशेषता थी। तो ये होयसल के बारे में बात करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन धान सह मछली पालन प्रणाली के लाभ हैं, तो कृषि आय में वृद्धि, धान की उपज में वृद्धि, और मृदा अपरदन में कमी, और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी, ठीक है। तो ये चारों स्टेटमेंट सही हैं, आपको देखने को मिलेंगे कि तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि देखने को क्या मिलता है, जब मछली पालन और हम कृषि मतलब धान की खेती साथ साथ में करते हैं, तो मछली पालन में जो हम पानी यूज करते हैं वो हम धान की खेती में भी यूज कर सकते हैं। उसके पोषक तत्व का मतलब आदान प्रदान होता है, तो इससे मतलब कृषि आय में तो वृद्धि होती है, धान की उपज में भी वृद्धि होती है, क्योंकि वो पोषक जो हमको उसका जो वाटर होता है उसमें पोषक तत्व तो अधिक मात्रा में होते हैं, वो भी यूज हो जाते हैं हमारे। और ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन जो होता है, जैसे धान की खेती से होता है, तो उसमें क्या होता है कि जब मछली पालन करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के जैसे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे केकड़े और कार्प होते हैं, ये क्या करते हैं, मेथेन को अपचयित कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कमी देखी जाती है ग्रीन हाउस गैस की, जो मेथेन गैस है, ठीक है। तो ये हमारे जो आपको देखने को मिलेगा डी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि 14 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित अंगों पर विचार कीजिए। तो देखो इसमें क्या पत्तन दिए गए हैं और राज्य दिए गए हैं, उसके बारे में बताना है। तो ये बधावन पत्तन महाराष्ट्र, कट्टुपल्ली आंध्र प्रदेश, और गंगावरम गुजरात। तो इनके बारे में कहा गया कि कौन सा सही सुमेलित है। तो देखो इसमें केवल एक सुमेलित है, जो ये बधावरम पत्तन है, ये महाराष्ट्र में है, क्योंकि इसको अभी अभी मान्यता दी गई है कि ये एक मतलब नया पत्तन इसको विकसित करना है, ठीक है, ये नया पत्तन अभी। और ये कट्टुपल्ली की बात करें तो जो ये हमको कट्टुपल्ली देखने को मिलता है जो पत्तन है, ठीक है। तो ये आपको अब देखने को मिलेगा, ये कट्टुपल्ली जो है ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, तमिलनाडु के चेन्नई में, ठीक है। तो ये कट्टुपल्ली तमिलनाडु में है। और ये अगर गंगावरम की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, फर्स्ट सही है, तो बी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है, केवल एक। चलते नेक्स्ट में कहा गया कि भारत में सांस्कृतिक परंपराओं के संदर्भ में पंगुनी उत्थिरम क्या है। तो पंगुनी उत्थिरम के बारे में बात करना है। तो यह एक देवी और देवताओं के विवाह दिवस के रूप में मनाया जाने वाला पर्व है। सेकेंड है कि यह अपने पति की लंबी आयु हेतु देवी पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए मनाया जाने वाला स्त्रियों से संबंधित पर्व है। सी है कि यह हिंदू धार्मिक सूर्य देवता को समर्पित पर्व है और मकर राशि में सूर्य के परागमन का पहला दिन चिन्हित करता है। डी है कि यह केरल में फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला पर्व है, जिसमें सांप, नौका दौड़ और फूल की सजावटी प्रमुख आकर्षण होते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें जो ये है ये ए ऑप्शन सही है, क्योंकि जो आपको देखने को मिलेगा यह देवी देवताओं के विवाह दिवस के रूप में मनाया जाने वाला पर्व है, ठीक है, पंगुनी उत्थिरम, ठीक है। और आपको जो देखने को मिलेगा ये तो आपको जो ये पंगुनी उत्थिरम है ये मतलब मनाया जाता है, ये आपको केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला पर्व है, जिसमें जैसे मंदिरों में पार्वती, शिव और सीताराम और अदान रंगनाथन का जो ये विवाह होता है उसी के बारे में बात करता है, देवी देवताओं का जो विवाह होता है, ठीक है।
और जो ये इसके बारे में बात करता है कि लंबी आयु के, ये बी ऑप्शन में जो कहा गया है कि पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए, तो ये तीज का महोत्सव होता है, ठीक है। और अगर इसके बारे में बात करें, हिंदू धार्मिक देवताओं को सूर्य को समर्पित पर्व है जो मकर संक्रांति में सूर्य के परागमन का पहला चिन्ह है। तो ये इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसे मकर संक्रांति पर्व कहते हैं, ठीक है। और ये ओणम का त्यौहार जो केरल में मनाया जाता है, ये फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला सांप नौका दौड़ और फूलों की सजावटी का प्रमुख आकर्षण होते हैं, ठीक है। इसे ओणम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि फिर 16 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि गुरुत्वीय लेंसिंग संदर्भित करता है। तो गुरुत्वीय लेंसिंग के बारे में बात करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि तरंगों के स्रोत के विश्लेषण के लिए पृथ्वी पर पहुंचने वाला दुर्बल गुरुत्वीय तरंगों के प्रवर्धन की प्रक्रिया है। बी ऑप्शन है कि पदार्थ की उपस्थिति के कारण प्रकाश का विरूपण व आवर्धन है। और सी ऑप्शन है कि स्थलाकृति और उपधरातलीय घनत्व में भिन्नताओं और परिणाम स्वरूप गुरुत्वाकर्षण में स्थानीय भिन्नताएं हैं। और डी है कि पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर गुरुत्वीय तरंगों द्वारा सृजित अपवर्तन है, ठीक है। तो इसमें देखो आपको बी ऑप्शन सही है, क्योंकि पदार्थ की उपस्थिति के कारण प्रकाश का विरूपण और आवर्धन होता है। इसी को ही जो गुरुत्वीय लेंसिंग होता है, यही आइंस्टीन के सापेक्ष का सिद्धांत का संपूर्ण वर्णन करता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, इस सिद्धांत में जब कोई मतलब बड़ी मात्रा में पदार्थ ये एक गुरुत्वीय क्षेत्र का निर्माण करता है, मतलब एक जो बड़ी मात्रा में जो पदार्थ होता है एक गुरुत्वीय क्षेत्र का निर्माण करता है। जैसे कि अगर माना जाए तो आपको देखने को मिलेगा, जैसे किसी आकाशगंगा का समूह एक गुरुत्वीय आकर्षण का एक समूह, जो मतलब गुरुत्वीय आकर्षण जो आपको देखने को मिलेगा, गुरुत्वीय क्षेत्र जो होता है किसी आकाशगंगा का, उसी के मतलब बारे में बात करता है। इसी को गुरुत्वीय लाइसेंसिंग कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 17 क्वेश्चन नंबर में। इसमें कहा गया कि रिपन प्रस्ताव 1882 के संदर्भ के साथ आरंभ हुआ था। इसे 1908 में शाही आयोग और मई 1918 के प्रस्ताव में बढ़ावा मिला था, लेकिन अंततः यह स्वतंत्र भारत में स्थापित हुआ था। उपयुक्त निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? तो फर्स्ट है कि पंचायती राज संस्था को, महिलाओं के मताधिकार को, और सी है कि संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतों में द्विसदनी विधायिकाओं को। तो इसका ए ऑप्शन सही है, क्योंकि ये पंचायती राज संस्थाएं थी, ठीक है, इन्हीं के बारे में ये रिपन ने प्रस्ताव दिया था 1882 में इसी को बनाने के लिए, और इसी को शाही आयोग और का आयोग किया गया था 1908 में, ठीक है, और इसी को 1918 में बढ़ावा मिला था। तो ये इसी के बाद जो है हमारे देश में जो पंचायती राज का गठन किया गया, और स्थानीय स्वशासन का जनक भी जो है रिपन को ही माना जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा एशिया पैसिफिक ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग। नेक्स्ट है कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी एंटाक G20, और डी ऑप्शन है कि एशियाई अवसंरचना निवेश यानी AIIB, ठीक है, उस बैंक के बारे में। तो इसका ए ऑप्शन सही है। जो हमको ये एशिया पैसिफिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट देखने को मिलती है, ये एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। और इसमें आपको जो देखने को मिलेगा, ये जो निवेश और निवेश और जो ये नवाचार का प्रयोग द्वारा तैयार किया जाता है, प्रयोग के विभाग द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। और ये जो आपको देखने को मिलेगा, जो ये होता है हमारा जो समावेशी और साधारण विकास की जो अवधारणा है 2015 की 2030 की, ठीक है, उसी के पैटर्न पे काम करता है, ठीक है, उसी में बढ़ावा देने के लिए। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे बड़ी ग्रेनाइट की समाधि बुद्ध प्रतिमा इस देश में स्थित है, और मतलब प्रतिमा स्थित है, और 2019 में इस देश के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को समाधि बुद्ध प्रतिमा की प्रकृति भेंट स्वरूप प्रदान की गई थी। तो ये किसके बारे में बात करता है, किस देश ने ऐसा किया है? तो श्रीलंका है, भारत है, थाईलैंड है, अफगानिस्तान है। तो ये देखो ए ऑप्शन सही है, जो श्रीलंका है इसी के बारे में बात करता है, क्योंकि श्रीलंका ने जो है 2019 में एक बुद्ध की प्रतिमा भेंट की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो श्रीलंका के राष्ट्रपति थे मैत्रीपाला सिरिसेना, ठीक है, उन्होंने। और बुद्ध की जो समाधि जो ग्रेनाइट की सबसे बड़ी समाधि है 7 इंच मतलब 7 मीटर 3 इंच, ठीक है, 7 फीट 3 इंच की आपको देखने को मिलेगी। ये श्रीलंका में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट है कि किसानों के लिए ब्याज सहायता योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक फसली ऋण पर लागू होता है, और किसानों को ऋण की त्वरित अदायगी पर
अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान की जाती है। तो देखो इसमें ये दोनों स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो ये ब्याज सहायता राशि है, जो ये केसीसी होता है, किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, इसमें 7% की वार्षिक ब्याज दर होती है, तो उसमें 2% की जो ये सहायता ब्याज के अंतर्गत कम की जाती है। और अगर जो कोई किसान अपने जो ऋण को समय पर या समय से पहले चुका देता है, ठीक है, बैंक में जमा कर देता है, तो उसे 3% की अतिरिक्त राशि भी दी जाती है, अतिरिक्त से छूट दी जाती है ब्याज में। तो ये भी आप स्टेटमेंट देख सकते हैं। और जो ये केसीसी है, ये 1900 मतलब 99 और 2000 के समय बनाया गया था, 1999 से 2000 में जो किसानों के लिए केसीसी कार्ड योजना आई थी। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा कि 21 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किन्हें गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो कौन सी ये मतलब किताबें हैं? तो हरिजन सेवक फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड है नवजीवन, थर्ड है कि इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया। तो ये चारों जो आपको देखने को मिलेंगे, चारों की चारों जो है ये जो आपको गांधी जी द्वारा प्रकाशित की गई हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। और अगर इसके साथ साथ एक और इनकी पुस्तक थी जो देखने को मिली थी, हरिजन बंधु, ठीक है, वो भी इन्हीं के द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो हरिजन बंधु, हरिजन सेवक, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया, ठीक है, ये सारी गांधी जी की प्रकाशित पुस्तकें हैं। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर से कौन सा सही है, ये बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, यह वह प्रमाण पत्र है जिसका उपयोग इसके धारक द्वारा आयात शुल्क के भुगतान के लिए किया जा सकता है। सेकंड है, इन्हें विदेशी व्यापार महानिदेशक द्वारा निर्यातकों को जारी किया जा सकता है। तो देखो जो ड्यूटी क्रेडिट के बारे में जो बात की गई, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो आपको देखने को मिलेगा तो सी ऑप्शन ये सही हो जाता है। और इसमें जो ये विदेशी व्यापार महानिदेशक द्वारा ये निर्यातकों को जारी किया जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। यह वह प्रमाण पत्र जिसका उपयोग जो है इसके धारक द्वारा आयात शुल्क भुगतान के लिए किया जाता है। और ये निर्यातकों को प्रदान की जाने वाली जो ये मतलब देखने वाली एक निर्यातकों को प्रदान की जाने वाली सबसे लोकप्रिय निर्यातक प्रोत्साहन राशि होती है ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 23rd, तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि जैव ईंधन पीढ़ी दी गई है कि किस पीढ़ी में किस जैव ईंधन का मतलब स्रोत था। तो फर्स्ट में बात करते हैं तो गैर खाद्य के बारे में बात करता है, गैर खाद्य जैव भार। और सेकेंड में वनस्पति तेल। और तृतीय में आपको इंजीनियर शैवाल के बारे में। तो इसका देखो आपको जो स्टेटमेंट देखने को मिलेगा इसमें, तो जो कहा गया है तो ये केवल और केवल 3 सुमेलित है, क्योंकि जो तृतीय श्रेणी का जो जैव ईंधन है ये मतलब इंजीनियर शैवाल होते हैं, इनसे प्राप्त किया जाता है। लेकिन जो सेकेंड की बात करें तो ये जो गैर खाद्य जैव भार है इससे प्रयोग किया जाता है, क्योंकि गैर खाद्य जैसे मतलब जो अपशिष्ट बच जाता है, खाद्य अपशिष्ट बच जाता है, उससे जो है इसमें जैसे प्राप्त की जाती एनर्जी प्राप्त की जाती, यानी जो जैविक अपशिष्ट होता है, ठीक है, उसको जो है विघटित करके एनर्जी प्राप्त की जाती है। सेकेंड जनरेशन का जो आपको देखने को मिले था। लेकिन फर्स्ट जनरेशन में खाद्य पदार्थों का जैसे वनस्पति तेल हो गया, चीनी हो गया, स्टार्च हो गया, इन खाद्य पदार्थों और अनाजों का उपयोग किया जाता था, जिससे जो है खाद्यान्न की कमी महसूस हुई, इसीलिए इसे बंद कर दिया गया। सेकेंड जनरेशन का खाद्य मतलब अपशिष्ट से उससे एनर्जी बनाने लगी कि जो जितना वेस्ट हो जाता है उससे एनर्जी प्राप्त की जाए, ठीक है। और थर्ड में ये सवालों से प्राप्त की जा रही हैं। तो हमारा केवल बी ऑप्शन सही है, केवल 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है हमारा 24th, इसमें कहा गया कि नमक सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसके केलप्पन ने नमक कानून तोड़ने के लिए तिरुचिरापल्ली से तंजौर तक यात्रा का आयोजन किया था। सेकंड है श्री राजगोपालाचारी ने मालाबार के क्षेत्र में नमक यात्रा का आयोजन किया था। थर्ड है कि गोपाल बंधु चौधरी ने बालासोर, कटक और पुरी नामक क्षेत्र में नमक यात्रा का आयोजन किया था। तो देखो ये तो हमारा थर्ड सही है, क्योंकि गोपाल बंधु ने कटक, पुरी और बालासोर में किया था ये नमक सत्याग्रह। लेकिन ये श्री राजगोपालाचारी की बात करें तो इन्होंने तिरुचिरापल्ली से तंजौर तक किया था, और ये केलप्पन जो है ये मालाबार तट पे। तो इनको स्टेटमेंट चेंज कर दिया गया है दोनों का, तो ये हमारे गलत हो जाते हैं, थर्ड सही हो जाता है, ठीक है। ये तो बी ऑप्शन सही है इसका। और जो ये देखने को मिलेगा था, जो ये मार्च में गांधी द्वारा जो 1930 में नमक सत्याग्रह किया गया था, उसी के बारे में बात किया गया है कि ये मतलब क्षेत्रीय क्षेत्रों में मतलब विभिन्न क्षेत्रों में ये छोटे छोटे स्तर पर ये किए गए थे सत्याग्रह, उन्हीं के समर्थन में। नेक्स्ट चलते हैं 25 क्वेश्चन नंबर पे। इसमें कहा गया कि गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ में विदेशी अंशदान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि गैर सरकारी
संगठनों द्वारा विदेशी अंशदान को वित्त मंत्रालय द्वारा विनियमित किया जाता है। सेकेंड है प्रतिवर्ष 1 करोड़ से अधिक अंशदान प्राप्त करने वाले केंद्र द्वारा वित्त पोषित एनजीओ की लेखा परीक्षा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत की जाती है। तो देखो सेकेंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि जो प्रतिवर्ष जो 1 करोड़ का से अधिक अंशदान प्राप्त करते हैं एनजीओ, उनको जो है लेखा परीक्षण और लोकायुक्त जो अधिनियम है उसके अंतर्गत रखा गया है। और ये देखो ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत नहीं होता है, ये आपको गृह मंत्रालय के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो सेकेंड हमारा सही है, बी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि वैदिक शब्दावली दी गई है और उसके अर्थ दिए गए। तो आयस इसे धातु बोला जाता था, ब्रीही है जनजाति, और ब्रजपति है सेनाध्यक्ष, और विष है चावल। तो देखो इसमें ये फर्स्ट वाला तो हमारा सही है, क्योंकि जो आयस है इसे मतलब धातुओं को आयस के नाम से जाना जाता था जो ऋग्वेद में था। ठीक है, लेकिन जो बहुव्रीहि की बात करें तो ये जो ये चावल है इसे ब्रीह जो है इसे चावल के नाम से जाना जाता था। और ब्रजपति की बात करें तो ये जो ब्रजपति हुआ करता था तो ये बड़े जो होते थे जो मतलब बड़े कृषि योग्य भूभाग पर जिनका मतलब स्वामित्व होता था उसे ब्रजपति के नाम से जाना जाता था। लेकिन विष के बारे में बात करें तो ये जनजातियों में जो कबीले होते थे, ठीक है, जनजाति के कबीलों के बारे में बात करता है कि विष ने कहा जाता था, विषपति कहा जाता था कबीले के प्रमुख को, और कबीले को विष कहा जाता था जो जनजाति कबीला होता था। तो इसी के बारे में बात करता है। तो हमारा केवल एक सही है इसमें और सारे के सारे गलत हो गए। नेक्स्ट चलते हैं 27वें में। तो इसमें कहा गया कि कोविड-19 महामारी के आलोक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह कोविड-19 से लड़ने वाले सभी स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों को बीमा प्रदान करता है। सेकेंड है इसका उद्देश्य केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आबादी को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराता है। और थर्ड है कि इसने मनरेगा योजना के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी की राशि में वृद्धि की है। तो देखो थर्ड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसने 20 रुपये जो है वृद्धि की है। ठीक है, जितना पहले होता था उससे 20 रुपये, तो 182 रुपये पहले था तो अब हो गया है 202 रुपये जो मनरेगा को जो मजदूरी दी जाती है मनरेगा वर्कर के लिए। ठीक है, लेकिन ये जो कहा गया कि केवल गरीबों को, तो नहीं केवल गरीबों को इसमें नहीं, इसमें लगभग 2/3 जो है जनसंख्या को इसमें कहा गया है, जिसमें 5 किलो गेहूँ या चावल दिया जाएगा। ठीक है, और 1 किलो मनपसंद दाल दी जाएगी। तो ये इन 6 किलो अनाज इसमें उपलब्ध कराया जाएगा 3 महीने तक। ये पुरानी थी, अभी इसको और एक्सटेंड कर दिया गया, मतलब बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और ये कोविड-19 की जो कर्मचारियों को ये बीमा भी उपलब्ध कराता है। तो ये हमारे सारे स्टेटमेंट जो है ये हमारा सेकेंड गलत हो गया। 1 और 3 हमारा जो है ये स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। और इसके अंतर्गत जो है 80 करोड़ यानी 2/3 हमने जो बताया वो मतलब जनसंख्या को कवर किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 28 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि संयुक्त वन प्रबंधन यानी ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट और सामुदायिक वन संसाधन यानी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व प्रबंधन के संबंध में इन कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में किसी भी सामुदायिक शुचिता का अभाव है, जबकि CFR यानी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व अधिकार वन संरक्षण अधिनियम 2006 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। तो सेकेंड स्टेटमेंट है कि जो JFM संयुक्त रूप से वन विभाग और स्थानीय समुदाय द्वारा संचालित किया जाता है, जबकि CFR को केवल ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। तो जो इसमें 28 में कहा गया है, जो ये 28 क्वेश्चन नंबर है, तो इसका जो इन दोनों के बारे में जो संयुक्त वन प्रबंधन और सामुदायिक वन संसाधन के संबंध में, तो ये आपका जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोनों स्टेटमेंट ये हमारे सही हैं, क्योंकि जो सामाजिक शुचिता का अभाव और CFR वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत मान्यता प्रदान करता है, और ये CFR जो है केवल ग्राम सदस्यों के द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है, और ये वन विभाग में स्थानीय समुदायों द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, JFM। चलते नेक्स्ट में 29 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि प्रख्यात संस्कृत कवि राजशेखर के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि उन्होंने कवियों के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शिका यानी काव्यमी मानसा की रचना की थी, और वे गुर्जर प्रतिहारों के दरबारी कवि थे। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं ये सही हैं। जो हमारे राजशेखर जो कवि थे संस्कृत कवि, तो इनका क्योंकि ये गुर्जर प्रतिहारों के दरबारी कवि थे और इन्होंने मतलब काव्यमी मानसा की रचना की। इनके साथ साथ इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी जो आपको बाल भगत देखने को मिलेगी, बाल रामायण इन्होंने इनकी रचना की थी, और कर्पूर मंजरी की रचना इन्होंने ही की थी। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं 30 क्वेश्चन नंबर में। इसमें कहा गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की E2020 पहल, जो E2020 पहल है, इनमें निम्नलिखित में से रोग के उन्मूलन से संबंधित है। तो किस रोग के उन्मूलन से? ए ऑप्शन ओबोला, बी है मलेरिया, सी एड्स, डी तपेदिक। तो ये बी ऑप्शन है जो मलेरिया के इरेडिकेशन के बारे में बात करता है। ये 2021 तक, इसमें 2000 मतलब 21 तक ये 21 देशों का एक समूह है जो मतलब 21 देशों के संबंध में ये पहल शुरू की गई है, ठीक है। जो 2021 तक इन 21 देशों में मलेरिया का उन्मूलन करना है। ये जो है भारत इसमें इसका पार्टिसिपेशन नहीं, इसमें मतलब इसका सदस्य देश नहीं है। और भारत में जो मलेरिया का इरेडिकेशन है ये 2030 तक रखा गया है। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें सही है, मलेरिया के लिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा मतलब सुमेलित है ये बताना है। तो भारतीय क्षेत्र हैं और वनस्पति दी गई है। तो अंडमान निकोबार जलोदभिद और लद्दाख में मरुदभिद और कच्छ का रण जो है लवण मृदोदभिद। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाता है क्योंकि लवण युक्त मृदा आपको देखने को मिलेगी कच्छ के रण में, और लद्दाख में मरुदभिद यानी शुष्क मतलब शुष्क मरु है, और मतलब और लद्दाख में है जलोदभिद मतलब जलीय मृदा देखने को मिलेगी कि जो ज़्यादा नम है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत की लोक संस्कृति के संदर्भ में जापी यानी जापी क्या है? तो लोक संस्कृति के बारे में बात करता है। तो फर्स्ट है कि यह उत्तर पूर्व भारत में जनजातीय क्षेत्रों में अभी भी प्रचलित मृद भांडों के काम की प्राचीन शैली है। सेकंड है यह अपने आपको धूप और वर्षा से बचाने के लिए असमी लोगों की पारंपरिक शिर स्त्राण है। सी ऑप्शन है कि यह पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में मानव आकृतियों को चित्रण करने वाली चित्रकला की शैली है। डी है कि यह सौराष्ट्र क्षेत्र में आदिम ढोल और तरोताज़ा करने वाले ओज और गतियों के साथ किया जाने वाला जनजातीय नृत्य है। तो देखो ये हमारा जो आपको देखने को मिलेगा बी ऑप्शन है, यह अपने आप को धूप और वर्षा से बचाने के लिए असमी लोगों का पारंपरिक सिर स्त्राण है, ठीक है। ये एक मतलब टोकरी के आकार का सिर पे जो किया जाता है, जिससे जो है हमको वर्षा और धूप से जो बचाती है, वो उसी को जापी कहते हैं। और ये मतलब जो आपको जो देखते हैं लघु उद्योग होते हैं जो असमी क्षेत्रों में, कुटीर और लघु उद्योग, ठीक है, उन्हीं के द्वारा बनाया जाने वाला बांस, बेंत व ताड़ के पत्तों से ये बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि गंगा नदी की डॉल्फिन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि इसका प्रयास गंगा और उसकी सहायक नदियों तक ही सीमित है। सेकेंड है इसे IUCN की गंभीर रूप से लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु नामित किया गया है। तो थर्ड तो स्टेटमेंट इसका सही है क्योंकि इसे राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में नामित किया गया है। और इसे आपको देखने को मिलेगा 5 अक्टूबर 2009 को इसे जो है राष्ट्रीय जलीय घोषित किया गया था पशु। और इसे IUCN में लुप्त प्राय मतलब गंभीर रूप से लुप्त प्राय में नहीं है, ये इंडेंजर कैटेगरी में है, मतलब लुप्त प्राय कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि पहले ये मतलब वल्नरेबल में थी, अब इसे लुप्त प्राय में कर दिया गया है। इसका जो है इसका कहा गया है कि गंगा नदी और सहायक नदियों तक सीमित है, तो गलत है क्योंकि ये नेपाल की आपको देखने को मिलेगी कर्णफुली और कर्णनाली नदी में भी है, और सप्तकोशी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना में भी इसका जो है देखने को मिलती है गंगा डॉल्फिन, ठीक है। तो इनकी संख्या अभी तेज़ी से घट रही है क्योंकि इनकी अभी सर्वेक्षण कराया गया था, तो 20 से 25 हज़ार के लगभग में इसको जनसंख्या बची हुई है, तो उन्हीं के बारे में ये बात करता है, इसीलिए ये न्यूज़ में था बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाता है सी ऑप्शन, केवल 3 सही है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा 34। इसमें कहा गया कि कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला डी फेक शब्दावली संदर्भित करता है। तो डी फेक के बारे में बात करना है। तो देखो ये डी फेक जो है ये शब्दावली, तो ये सोशल मीडिया जो आपको देखने को मिलेगा, सोशल मीडिया में जो फर्जी खबरें का पता लगाने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी है। और सेकंड है वास्तविक दिखने वाले फुटेज में रंग, रूप और आवाज़ में हेर फेर करने के लिए प्रयोग की जाने वाला एक एल्गोरिज्म है। और सी ऑप्शन है कि बहुधात्विक ग्रंथियों की खोज करने के लिए समुद्र तट में भेजे गए रोबोट हैं। और डी ऑप्शन है जाली मुद्रा पता करने के लिए बैंकों में प्रयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर है। तो ये देखो इसका बी ऑप्शन सही है क्योंकि ये वास्तविक दिखने वाले फुटेज में रंग, रूप और आवाज़ में हेरफेर करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक एल्गोरिज्म है, ठीक है। क्योंकि ये डी फेक की बात करें तो ये एक मतलब देखने को मिलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है, इसीलिए ये मतलब इसके फुटेज और रंग, रूप और आवाज़ में हेरफेर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये आर्टिफिशियल का एक अंग है। तो बी ऑप्शन सही हो जाता है इसका। नेक्स्ट चलते हैं निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है मैं 15वीं शताब्दी में हेरात से भारत आने
वाला राजनयिक था। मेरा यात्रा वृत्तांत भावनाओं और अनुभूतियों में रुचि कर मिश्रण प्रदान करता है। मैंने कालीकट बंदरगाह पर कुछ देखा, उसकी सराहना नहीं की। हालांकि मैं बाद में यात्राओं में पश्चिमी घाट के निकट मंदिर का भ्रमण करने पर प्रशंसा से भर गया। तो ये किस व्यक्तित्व के बारे को संदर्भित करता है, मतलब किसके बारे में कहा गया है? तो देखो ये अब्दुल रज़ाक है, इब्न बतूता है, और ये है इब्र जुइजल है, और अलबरूनी है। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन सही है। ये अब्दुल रज़ाक के बारे में बात करता है। ये हेरात से मतलब इंडिया में आया था 15वीं शताब्दी में। और ये इब्न बतूता की बात करें तो ये मोरक्को से आया था, और इसकी इसका यात्रा वृत्तांत ये रिहला एक रचना इसने रची थी, उसमें लिखा है। और ये अलबरूनी ये महमूद गजनवी के समय आया था। ये आपको देखने को मिला था जो अलबरूनी आया था, मतलब अलबरूनी जो ये महमूद गजनवी आया था, इसके साथ ये 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच आया था। ठीक है, तो ये आप लोग इसमें ध्यान रख सकते हैं। तो ये अब्दुल रज़ाक के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विपणन और किसान हितैषी सुधार सूचकांक के संदर्भ में सही है? तो यह एक मॉडल एपीएमसी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तावित प्रावधानों को कार्यान्वयन के आधार पर भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग करता है। सेकेंड है, यह नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखो ये दोनों स्टेटमेंट इसके बारे में सही हैं, तो सी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें नीति आयोग ने ये मतलब कृषि विपणन और किसान हितैषी सुधार सूचकांक अभी जारी किया था। उसमें महाराष्ट्र पहली पोजीशन में है, सेकेंड पोजीशन पे गुजरात है। ठीक है, और ये जो मतलब आपको देखने को मिला था, जो इसमें आपको क्या था कि जो हमारी जो कृषि फसलें हैं उनकी मतलब बिक्री के, और ई नैम जो मार्केटिंग थी उसके बारे में बात करता है कि उनकी सरलता कितनी मतलब वो है, और इन्हीं सब बारे में ये बात करता है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। और ये एपीएमसी एक्ट जो 2016 का था। ठीक है, तो ये हमारा इसमें सही हो जाता है सी ऑप्शन। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही हैं इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें कहा गया है कि पदार्थ, इसमें कहा गया है कि पदार्थ के भौतिक और अद्वितीय अर्धचालन की विशेषताएं होती हैं। इसने सूर्य के प्रकाश और जल का उपयोग करने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को ईंधन में परिवर्तित करके प्रौद्योगिकियों के विकास मार्ग प्रशस्त किया है, और इस प्रकार प्रदूषण और जीवाश्म ईंधन में कमी की दोहरी समस्याओं का समाधान प्रदान किया है। यह कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश यानी इलेक्ट्रो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो उपर्युक्त परिच्छेद में किस पदार्थ को संदर्भित करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कि लिथियम नाइट्राइट और लिथियम ब्रोमाइड, कार्बन नाइट्राइट और कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड। तो इसमें जो ये परिच्छेद है इसके बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो ये सी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये कार्बन नाइट्राइट के बारे में बात करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया है कि मूल अधिकारों और विधिक अधिकारों के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि विधिक अधिकार मूल अधिकार दोनों, विधिक अधिकार और मूल अधिकार दोनों संविधान द्वारा संरक्षित है। सेकेंड है, मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, जबकि विधिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो देखो सेकेंड तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि जो है जो मूल अधिकार हैं इसमें संविधान संशोधन द्वारा संशोधन किया जा सकता है, जो सकारात्मक संशोधन है। ठीक है, और ये जो विधिक अधिकारों में है इसे साधारण विधेयक द्वारा जो है इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो ये दोनों ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और विधिक अधिकार मूल अधिकार दोनों संविधान द्वारा संरक्षित है, तो गलत है, क्योंकि जो है ये आपको मूल अधिकार हैं ये संविधान द्वारा संरक्षित किए गए हैं। तो ये तो हमारा, और ये जो हमारा विधिक अधिकार है इससे जो है विधि बनाकर इसे संरक्षण प्रदान किया जाता है, ना कि ये संविधान द्वारा संरक्षित होते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसके पास अनुसूचित क्षेत्रों की सीमाओं को परिवर्तित करने का अधिकार होता है? तो ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी राज्य सरकार, सी संसद, और डी राज्य विधानमंडल। तो ए ऑप्शन सही है। जो ये आपको देखने को मिलेगा, जो 5वीं अनुसूची में जो अनुसूचित क्षेत्रों को सूचित किया गया है इसमें जो है राष्ट्रपति संशोधन कर सकता है। ठीक है, ये इनका मतलब अधिकार होता है इसमें। और ये राज्यपाल की जो रिपोर्ट है उसको भी, उसकी रिपोर्ट के द्वारा भी ये मतलब संशोधित कर सकता है। तो हमारा जो ये सही है, ए ऑप्शन सही हो जाता है इसका। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 40 क्वेश्चन नंबर। इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि कृषि उर्वरकों के उपयोग में पर्यावरण में नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। सेकेंड है, फास्फेटिक उर्वरक भारत में मृदा में यूरेनियम प्रदूषण का एक कारण है। तो देखो जो ये कहा गया है तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो ये हमारी कृत्रिम उर्वरकों के उपयोग से पर्यावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, और फास्फेटिक उर्वरकों से
जो मृदा में यूरेनियम प्रदूषण का एक कारक भी होता है, क्योंकि जो फास्फेटिक यूरेनियम डाई अमोनियम फास्फेट होती है, ठीक है, इसमें अमोनियम की मात्रा होती है, जिससे वो मतलब पूरी तरीके से पौधे प्रयोग नहीं कर पाते हैं, इससे उसमें प्रदूषण होता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है, ठीक है, दोनों। नेक्स्ट है हमारा 41 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसियां हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। तो देखो इसमें जो होता है WTO जो ये है, इसे इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और LBO और इसका जो मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन है और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ है, इन सबको शामिल किया गया है, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को इसमें शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है सी ऑप्शन, क्योंकि 1, 3, 4, 5, ठीक है। इसके अंतर्गत इसकी मतलब देखने को मिलेगा जो FAO है, ठीक है, FAO को भी इसी के अंतर्गत शामिल किया गया है। और इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा लगभग आपको 16 संगठन इसमें है, ठीक है। यूनेस्को भी इसी के अंतर्गत आता है, ट्रेड विश्व पर्यटन विभाग भी इसी के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत 16 संगठनों को सम्मिलित किया जाता है इसके अंतर्गत। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है कि 42 क्वेश्चन नंबर। इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि सर विलियम सलीमन को ठगी प्रथा के विरुद्ध अभियान का सूत्रधार कहा जाता है। सेकेंड है ब्रिटिश भारत में ठगी के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए 1830 के दशक में एक अलग ठगी एवं डकैती विभाग की स्थापना की गई थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कर उत्प्लवकता, यानी कर उछाल के उत्प्लवकता मतलब उछाल के बारे में बात करता है, ठीक है। कर उछाल से तात्पर्य आर्थिक वृद्धि के प्रति कर जुटाने की अनुक्रियाशीलता से है, और कर दरों में परिवर्तन के प्रति कर राजस्व की अनुक्रियाशीलता को संदर्भित करती है। थर्ड है कि लाफर वक्र कर उत्प्लवकता की अवधारणा की ग्राफी निरूपण करता है। तो ये देखो थर्ड स्टेटमेंट तो इसका गलत हो जाता है, क्योंकि जो इसमें कहा गया है आपको जो देखने को मिल रहा है कि जो ये लाफर वक्र कर उत्प्लावकता की अवधारणा तो नहीं, ये कर लोचशीलता की अवधारणा पर जो आधारित होता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। और ये कर लोच कर दरों में परिवर्तन के प्रति कर राजस्व की अनुक्रियाशीलता को संदर्भित करता है, और कर उत्प्लवकता से तात्पर्य आर्थिक वृद्धि के कर जुटाने की अनुक्रियाशीलता से है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो 1 और 2 हमारा सही बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि जहाँ इस राज्य का एक भाग गुजरात के समान अक्षांशों पर स्थित है, वहीं कर्क रेखा इसे होकर नहीं गुजरती है, तो और भारतीय मानक मध्यम इससे होकर गुजरता है, ठीक है। इस राज्य का उत्तरी भाग वन आच्छादित है और खनिज समृद्ध छोटा नागपुर पठार का विस्तार है, और दक्षिणी भाग पूर्वी घाट का विस्तार है। उल्लेखनीय पर्वत चोटियों में महेंद्रगिरी और मलयगिरी सम्मिलित हैं। तो देखो ये किसके बारे में कहा गया है, किस राज्य के बारे में? तो ए ऑप्शन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बी सी आंध्र प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका बी ऑप्शन सही है, उड़ीसा के बारे में बात करता है, क्योंकि उड़ीसा से जो है जो आपको कर्क रेखा देखने को नहीं मिलेगी, वहाँ से नहीं गुजरती है, और ये मतलब यही मलयगिरी और ये चोटियाँ भी हैं। छोटा नागपुर पठार का जो समृद्ध क्षेत्र है, और यहाँ ये आपको पूर्वी घाट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि समुद्री कचरे के पर वैश्विक भागीदारी के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह एक अंतर सरकारी भागीदारी है जिसमें सदस्य के रूप में G20 देश सम्मिलित है। सेकंड है कि यह भागीदारी जून 2020 में साधारण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन Rio+20 के आरंभ की गई थी। तो ये सेकंड स्टेटमेंट तो हमारा सही है, लेकिन फर्स्ट गलत है, क्योंकि ये अंतर सरकारी संगठन नहीं है। इसमें आपको देखने को मिलेगा ये ओपन एडेड पार्टिसिपेशन स्वैच्छिक गठबंधन है, जिसमें NGO और इंटरनेशनल जो एजेंसी होती हैं और सरकारें हैं, व्यवसाय हैं, शिक्षक, वैज्ञानिक, शिक्षाविद और स्थानीय प्राधिकार सारे शामिल हैं, ठीक है। तो इसका सेकेंड स्टेटमेंट सही हो गया, बी ऑप्शन, ठीक है। केवल 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया कि प्राचीन भारत में किन कारकों ने मगध साम्राज्य के उदय का मार्ग प्रशस्त किया? तो फर्स्ट है कि पाटलिपुत्र में इसकी राजधानी एक वास्तविक दुर्ग थी, और सेकेंड है गंगा के मैदान में इसकी अवस्थिति ने किसानों को अधिशेष अनाज का उत्पादन करने और कठिन समय के लिए उनका भंडारण करने में सक्षम बनाया, और थर्ड है कि यह नगरों में
उदय और धातु के उपयोग में लाभान्वित हुआ। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो इनसे जो ये उदयगिरी मार्ग मतलब जो ये था, ये मतलब 5 पहाड़ियों के बीच मतलब स्थित इसकी जो राजधानी थी राजगृह, ठीक है। और ये अनाज के लिए तो यहाँ उपयुक्त क्षेत्र ही था, क्योंकि गंगा नदी थी और इसके आसपास का क्षेत्र उपजाऊ था, जो मैदानी और जलोढ़ था, तो अनाज के उत्पादन के लिए भी अच्छा होता है। और ये धातु मुद्रा के उपयोग में लाभान्वित हुआ और नगर उदय के लिए ठीक था। और ये मतलब पास ही में जंगल थे, जिससे उन्हें युद्ध के लिए हाथी भी मिल जाते थे। और छोटा नागपुर जो था, जो लोह भंडार था, ठीक है, वहाँ से इनको लोहा मिल जाता था, जिसे शस्त्रों का ये लोग अधिक मात्रा में इन्होंने बनाए थे, ठीक है, तो जो युद्ध में काम आते थे। इसीलिए इनकी बहुत बड़ी सेना हुआ करती थी। तो इसका जो आपको देखने को मिलेगा, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है, बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है इसमें 47, इसमें कहा गया है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कैट के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार करना है। तो यह एक संवैधानिक निकाय है। सेकेंड है, इसमें प्रशासनिक और न्यायिक दोनों वर्गों में से किए गए सदस्य सम्मिलित हैं। और यह प्रक्रिया व्यवहार संबंधी अपने नियम बनाने के लिए अधिकार संपन्न है, ठीक है। तो जो ये कैडेट के बारे में बात करता है, तो इसको क्या करते हैं, एक जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है, इसे केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण एक्ट द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो ये संवैधानिक नहीं, सांविधिक निकाय है, ठीक है। तो ये आपको सांविधिक निकाय देखने को मिलेगी, क्योंकि एक्ट द्वारा बनाया गया है। और इसमें देखने को मिलेगा जो ये एक्ट आया था, तो 1985 में इसका ये एक्ट आया था, ठीक है, तो उसके अंतर्गत बनाया गया था। और सेकेंड और थर्ड सही है, क्योंकि यह प्रक्रिया व्यवहार संबंधी अपने नियम बनाने के लिए अधिकार संपन्न है। और इसमें प्रशासनिक और न्यायिक दोनों वर्गों के सदस्य सम्मिलित हैं। दोनों स्टेटमेंट सही हो गए, तो हमारा जो ये सही हो जाता है सी ऑप्शन, ठीक है। 1, 2 और 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में कहा गया है कि कीमोसिंथेसिस के बारे में बात करता है। तो कीमोसिंथेसिस की बात अगर करें हम, तो कौन सा सही है इसमें बताना है। तो इसमें वृद्धि के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु गामा विकिरण मिलेनियम नामक प्राकृतिक वर्णन का उपयोग किया जाता है। और कीमोसिंथेसिस जीवाणु मुख्य रूप से चेरनोबिल नाभिकीय विद्युत संगठन के निकट पाए जाते हैं। तो देखो, ये सिंथेसिस के बारे में ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि ये कहा गया है, तो ये आपको देखने को मिलेगा जो रेडियोट्रॉप्स होते हैं उनके बारे में बात किया गया। रेडियोट्रॉप्स की बात करें, तो ये अगर यहाँ पे कवक अगर कर दिया जाए, तो ये रेडियोट्रॉप्स का उपयुक्त जो है वर्णन करता है। लेकिन अगर कीमोसिंथेसिस की बात करें, तो ये एक मतलब कुछ सूक्ष्म जीवाणु के रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है कीमोसिंथेसिस में, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हो जाते हैं, तो डी ऑप्शन हमारा सही है इसका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 144 की अधिकतम अवधि तक लागू रह सकती है। तो 1 वर्ष के लिए, बी ऑप्शन 2 वर्ष के लिए, 6 माह के लिए, या डी 2 माह के लिए, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये मतलब 6 माह तक लागू रह सकती है। इसमें क्या होता है कि पहले तो अधिकतम समय इसका होता है 2 माह तक, ठीक है, लेकिन राज्य सरकारें इसमें वृद्धि करके अधिकतम 6 माह तक इसे बढ़ा सकती हैं। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 50 क्वेश्चन नंबर पे। इसमें कहा गया कि पारिस्थितिकी के संदर्भ में बताना है कि कौन सा मतलब इसमें सही है, ये बताना है कि कौन सा मिलान सही है। तो इसमें विवरण दिया गया, पारिस्थितिकी नियम दिए गए। तो गैस का नियम, तो सजीव अपने पूर्वजों द्वारा त्याग दिए गए किसी अंग या विशेषता का पुनर्विकास नहीं कर सकते। सेकेंड है डोलो का नियम, तो या ठंडी जलवायु के प्रति अनुकूलित जंतुओं के छोटे अंग होते हैं। थर्ड है एलन का नियम, तो ये जैविक निषेध वाली 2 प्रजातियां एक साथ एक ही स्थान पर नहीं रह सकती। तो इसमें देखो, ये कोई भी सुमेलित नहीं है। इसमें ये कौन सा मतलब बताया गया कि कौन सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो देखो, इसमें कोई भी सुमेलित नहीं है, क्योंकि गॉस का नियम ये बात करता है कि जो मतलब एक जैसे निषेध में 2 प्रकार की प्रजातियां होती एक समय में एक स्थान पर नहीं रह सकती, ये क्योंकि इसे ही प्रतिस्पर्धी नियम का सिद्धांत कहते हैं। क्योंकि जब एक निषेध में 2 प्रजातियां एक साथ होती हैं, तो उसमें प्रतिस्पर्धा होती है, और जब तक एक प्रजाति दूसरी प्रजाति को प्रतिस्थापित ना कर दे, तब तक जो है वो प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। इसीलिए कहा गया कि एक निषेध में 2 प्रजातियां नहीं रह सकती, ठीक है। और ये डोलो का नियम की बात करें, तो ये मतलब ये डोलो का नियम जो आपको ये सही है, क्योंकि सजीव से पूर्वजों द्वारा त्याग किए गए किसी अंग की विशेषता का पुनर्विकास नहीं कर सकते, इसे डोलो का नियम कहते हैं। और एलन के नियम की बात करें, तो ये वाला ठंडी जलवायु के प्रति अनुकूलित सजीव जंतुओं के छोटे अंग होते हैं, ठीक है।
तो ये मतलब कोई भी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है क्योंकि सही नहीं ही पूछा गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। और अगर वीडियो पसंद आया है आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है मतलब चैनल को, तो उसको सब्सक्राइब करके उसको बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। ठीक है, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आपको तुरंत मिल जाए। इसके साथ साथ मैं पीसीएस की भी टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ। अगर आप लोगों को पीसीएस का एग्ज़ाम भी देना है तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। और इसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। आप लोगों ने अगर पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि मतलब नीचे मैंने उसका लिंक दे दिया गया है, ठीक है, टेलीग्राम का, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको सारी पीडीएफ मिल जाती हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।